अब मैं समाजवादियों की ओर आता हूँ। क्या समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्या की उपेक्षा कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोपियों में अपने साथियों का अनुसरण करते हुए इतिहास का आर्थिक व्याख्या के भारत के तथ्यों पर लागू करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। उसके कार्यकाल और आकांक्षा आर्थिक तथ्यों से परिबद्ध और संपत्ति सत्ता एकमात्र स्रोत है। और इसीलिए वे इस बात से प्रचार करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार केवल भारी भ्रम संपत्ति के समानीकरण द्वारा आर्थिक सुधारों के हर प्रकार की सुधार से विरायत दी जा चाहिए। सच कहे तो जाति प्रथा की ये पुस्तक काफ़ी रोचक है और किस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ का व्याख्या किया है और किस तरीके से हर एक चीज़ को उन्होंने बताया है अपने भाषण में। तो मैं कहती हूँ कि आप सभी से एक ये विनम्र निवेदन है, आप मेरे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सभी लोग। तो एक चीज़ है कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार केवल भारी भ्रम और संपत्ति के समानीकरण द्वारा आर्थिक अ, सुधारों को अन्य हर प्रकार के सुधार वरीयता दी जानी चाहिए। ऐसे विषय में प्रत्येक विषय पर कोई न कोई चर्चा कर सकता है। समाजवादी और सिद्धांत आर्थिक सुधार पर आधारित है। हर प्रकार के सुधार की विरायत दी जानी चाहिए। किसी की भी कारण हो सकती है, किसी की धारणा हो सकती है। आर्थिक प्रेरणा ही एकमात्र प्रेरणा नहीं है जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है। मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि आर्थिक शक्ति एकमात्र शक्ति है। किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर ही अक्षर शक्ति का स्रोत बन जाती है। अ, उसके प्रभाव से उसका प्रद प्रधारिका प्रदर्शित होती है, जैसे कि महात्माओं का समान व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहना। भारत में लखपति लोग अकिचन सुधार और फकीरों की आज्ञा क्यों मानते हैं? भारत में लाखों दरिद्र और अपनी मामूली चीज़ों को भी उनकी एकमात्र संपत्ति होती है। बेचकर बनारस और मक्का क्यों जाते हैं? भारत के इतिहास में एकमात्र चित्रण है कि धर्म सत्ता स्रोत जहाँ पे पुजारी सामान्य व्यक्ति से अधिक प्राप्त है। कभी कभी तो यह प्रथा मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। भारत में हर चीज़ यहाँ की हड़ताल और चुनाव पर आधारित धर्म का प्रभाव ऐसी घटनाओं का धार्मिक मोड़ देता है। व्यक्ति के ऊपर धर्म की शक्ति का एक उदाहरण देने के हम रोम के प्लेबियन का मामला लेते हैं। यह मामला इस मुद्दे पर व्यापक प्रकाश डालता है कि प्लेब लोगों ने रोमन गणराज्य के अधीन सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता की भागीदारी होने पर अ, लड़ाई लड़ी है। उन्होंने प्लेबियन की असेंबली कमेटियों के सेक्रेटरी द्वारा गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित एक प्लेबियन वाणिज्य दूत की नियुक्ति करने की सफलता प्राप्त की है। वे अपना काउंसिल चाहते हैं क्योंकि महसूस करते हैं कि पेट्रिशियन वाणिज्य दूत प्रशासन के मामले में प्लेबियन के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने स्पष्टता एक बड़ा लाभ प्राप्त किया है क्योंकि रोम गणराज्य संविधान के अधीन एक वाणिज्य दूत को दूसरे वाणिज्य दूत के कार्य की वीटो करने की शक्ति प्राप्ति थी। किंतु क्या वास्तव में उन्हें कोई लाभ हुआ? उत्तर है कि नहीं। प्लेबियन को ऐसा कोई प्लेबियन वाणिज्य दूत नहीं मिल सकता है जिसे कि शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। पेट्रिशियन वाणिज्य दूत स्वतंत्र काम कर सके। साधारणतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्लेबियन में एक शक्तिशाली प्लेबियन वाणिज्य दूत मिल सकता है। यदि उसका चुनाव पृथक प्लेबियन निर्वाचन मंडल द्वारा की जाता है तो यह प्रश्न अपने आप में मजबूत प्लेबियन वाणिज्य दूत क्यों प्राप्त कर नहीं सकता है? इस प्रश्न का उत्तर से पता चलता है
लोगों का दिमाग पर धर्म का कितना प्रभाव है। सारी रोम की जनता एक मान्य प्रथा की अधिकार तब अपने कार्यकाल की ड्यूटी नहीं संभाल सकता है जब वो डेल्फी का ऑरेकल यह घोषित ना कर दे सके देवी की स्वीकार्य है। डेल्फी के देवी मंदिर के प्रभारी पुजारी सभी पेट्रिशियन थे। इसीलिए जब कभी प्लेबियन किसी भी वनिज दूत को चुनते हैं तो पेट्रिशियन के विरोध में दल को माना जाता है। यदि भारत में प्रचलित शब्द का प्रयोग करें तो कहेंगे कि सांप्रदायिकता माना जाता है कि ऐसे आर्थिक ऑरेकल सदा ही घोषणा देता है, वह देवी की स्वीकार्य नहीं होती है। इस प्रकार प्लेबियन को अपने अधिकार का धोखा दिया जाता है। और लेकिन उल्लेखनीय की बात यह है कि प्लेबियन ने स्वयं इस प्रकार की धोखे खाने दिया, क्योंकि पेट्रिशियन की भांति उनका भी दृढ़ विश्वास था कि अधिकार द्वारा अपने कर्तव्य का भार ग्रहण करने के लिए देवी का अनुमोदन पहली शर्त और जनता द्वारा निर्वाचन ही काफी नहीं है। यदि प्लेबियन इस का दावा करते हैं तो निर्वाचन की ही पर्याप्त है कि देवी की अनुमोदन आवश्यक नहीं होती है। राजनीति अधिकार का पूरा लाभ उठा सकते हैं और उन्हें प्राप्त, किंतु ऐसा नहीं होता है। काफी खूबसूरत है जाति प्रथा की व्याख्या। मैं आप सभी से उम्मीद यही करूंगी कि आप इसको सुनिए और मेरी कहानी मेरी जुबानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कही गई है उसको रोज सुनिए। जय भीम, जय अम्बेडकर, नमो बुद्धाय।